Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive into the details. Responding to Prime Minister Narendra Modi's remarks at the SCO summit, NCP-SCP MP Supriya Sule said the current government is following the same foreign policy once led by Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi. Speaking from Pune, she noted that despite years of criticism against Nehru's approach, India continues its traditional collaboration with Russia and China. Sule emphasized that these diplomatic ties are rooted in strategic continuity rather than political ideology. Her remarks subtly challenged the government's past rhetoric while underscoring the enduring nature of India's global stance. The statement reflects how foreign policy often transcends party lines, shaped more by geopolitical realities than partisan narratives. बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पॉलिसी थी, उसी पॉलिसी पे इतने साल इन्होंने इतनी टीका टिप्पणी की, आज वही पॉलिसी देख रहे हैं। आपको याद होगा तब यूएसएसआर था और रशिया, चाइना, भारत, ये बहुत सारी पॉलिसीज़ में एक साथ काम करते थे और अभी वही आज हो रहा है। तो जो पॉलिसी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने चलाई, वही आज की सरकार चला रही है। आखिरी सवाल है मैम, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया है कि टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, और ये एससीओ समिट के दौरान वो बात बोल रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहाँ मौजूद थे। जो टेररिज्म को लेकर भारत जिस तरह वोकल रहा है, आप खुद एक डेलीगेशन का हिस्सा रही हैं इसमें, कैसे देखते हैं इसको? ये दुनिया में ये मांग है, सिर्फ भारत की मांग नहीं है, दुनिया में ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म की बात बहुत बार हुई है। अच्छे पॉलिसीज़ का भी सुझाव बहुत दिया, यूनाइटेड नेशंस में इस पे भी चर्चा हुई, एक बड़ा पेपर भी निकाला गया है उसके ऊपर। तो मैं दुनिया में मैं इसका स्वागत करती हूँ कि भारत की ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की बात है। मैं उसका तहे दिल से इस मामले में स्वागत करती हूँ और यही होना चाहिए। और भारत की नहीं, दुनिया में सबकी मांग है कि देयर हैज़ टू बी ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट एनी टेररिज्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये जो ट्रम्प टैरिफ के जो केओस चल रहे हैं, इसके बीच में आज एससीओ समिट में Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav inaugurated the Vikramaditya Vedic clock at CM House in Bhopal on September 1. The clock, developed by engineer Aurora Srivastava, integrates ancient Indian timekeeping with modern technology. It displays Greenwich Mean Time, Indian Standard Time IST, and Vedic time based on sunrise and sunset. Yadav called it a meaningful innovation that revives traditional Indian knowledge systems and connects youth with cultural heritage. काल गणना की दृष्टि से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अतीत के काल से खगोल गणना की दृष्टि से भारतीय काल गणना सदैव दुनिया को आकर्षित करती रही है। ऐसे समय में वैदिक काल गणना की दृष्टि से वैदिक घड़ी का आज यहाँ ऐप का और वैदिक घड़ी का लोकार्पण सीएम हाउस में हुआ है। यह वर्तमान के ग्रीनविच के समय को भी बताएगी, हमारे आज के काल को भी बताएगी और प्राचीन काल को भी बताएगी। हमारे सारे मुहूर्त, नक्षत्र, तिथियां उसको भी बताएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि समय गणना का ये प्रकार जो आधुनिक ज्ञान का और प्राचीन विज्ञान का दोनों का समुचित एक अच्छा प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सभी काल गणना की दृष्टि से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अतीत के काल से खगोल गणना की दृष्टि से भारतीय काल गणना सदैव दुनिया को आकर्षित करती रही है। ऐसे समय में वैदिक काल गणना की दृष्टि से वैदिक घड़ी का आज यहाँ ऐप का और वैदिक घड़ी का लोकार्पण सीएम हाउस में हुआ है। यह वर्तमान के ग्रीनविच के समय को भी बताएगी, हमारे आज के काल को भी बताएगी और प्राचीन काल को भी बताएगी। हमारे सारे मुहूर्त, नक्षत्र, तिथियां उसको भी बताएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि समय गणना का ये प्रकार जो आधुनिक ज्ञान का और प्राचीन विज्ञान का दोनों का समुचित
Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has issued a strong appeal for unity and action as the state reels under widespread devastation caused by relentless rainfall. Speaking from Katima, Dhami confirmed that both red and orange alerts have been issued across all districts, with the landslides, flooding and infrastructure damage reported statewide. He emphasized that it is the government's moral duty to stand by every disaster-affected citizen and to support the working tirelessly on rescue and relief operations. Dhami assured that all possible assistance will be extended to victims, including rehabilitation and financial aid. District administrations have been placed on 24/7 alert, and efforts are underway to monitor river levels and prevent further damage. पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। उसके कारण से अनेक स्थानों पर आज आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, चाहे मैं अगर धराली से शुरू करूं तो धराली में आपदा आई है, थराली में आपदा है, रुद्रप्रयाग के हमारे कई स्थानों पर आपदा है, उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर जल भराव है, देहरादून में है, टेहरी के घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा है। हम ऐसे समय हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सब मिलकर हम सब लोग, सबसे पहले हम सब का कर्तव्य है कि हम सब आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और उसमें हर संभव जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं उन एजेंसियों का भी हम प्रोत्साहन करें, चाहे वो हमारी NDRF है, SDRF है, सेना के लोग हैं या हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, उन सभी का भी प्रोत्साहन करना है। और हमारा प्रयास होगा कि एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता पहुंचाएं, उनका पुनर्वास करें और जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उन सभी को अभी भोजन से लेकर कपड़े, दवाइयाँ, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि, उन सभी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। लगातार मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ और आज भी दिन भर भी अभी हम लोग यही इसी काम पे करने वाले हैं। में पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। उसके कारण से अनेक स्थानों पर आज आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, चाहे मैं अगर धराली से शुरू करूं तो धराली में आपदा आई है, थराली में आपदा है, रुद्रप्रयाग के हमारे कई स्थानों पर आपदा है, उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर जल भराव है, देहरादून में है, टेहरी के घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा है। हम ऐसे समय हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सब मिलकर हम सब लोग, सबसे पहले हम सब का कर्तव्य है कि हम सब आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और उसमें हर संभव जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं उन एजेंसियों का भी हम प्रोत्साहन करें, चाहे वो हमारी NDRF है, SDRF है या हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, उन सभी का भी प्रोत्साहन है। और हमारा प्रयास होगा कि एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता पहुंचाएं, उनका पुनर्वास करें और जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उन सभी को अभी भोजन से लेकर कपड़े, दवाइयाँ, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि, उन सभी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। लगातार मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ और आज भी दिन भर भी अभी हम लोग। Deputy Chief Minister Brajesh Patak has announced a major statewide campaign aimed at reducing road accidents across Uttar Pradesh. In his appeal to citizens, Patak emphasized the importance of responsible driving, urging residents to control vehicle speed and strictly follow traffic rules and regulations. The campaign, which includes the high-impact No Helmet, No Fuel initiative, will run from September 1 to 3, during which petrol pumps will deny fuel to two-wheeler riders not wearing helmets, led by district magistrates and supported by police, transport and revenue departments. The drive is designed to promote lawful and safe riding habits, not to penalize but to protect. Patak called on the public to actively participate, stating that community cooperation is crucial to saving lives and preventing serious injuries. The campaign aligns with the national efforts to improve road safety and reflects the government's commitment to public welfare. सरकार एक बड़ा अभियान दुर्घटनाओं को लेकर के चलाने जा रही है। हम प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक तो वाहन की गति को नियंत्रित रखें और जो यातायात के नियम कानून है उनका पालन करें। और हम सब की चिंता आपके परिवार के प्रति, आपके प्रति है और हम प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के सभी
पुलिस अधिकारियों को, जो परिवहन विभाग के अधिकारी, उनसे कहते हैं कृपया आम जनमानस को इसमें परेशान न किया जाए और जो नियम कानून है उनके तहत सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रदेश सरकार एक बड़ा अभियान दुर्घटनाओं को लेकर के चलाने जा रही है। हम प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक तो वाहन की गति को नियंत्रित रखें और जो यातायात के नियम। Union Minister Piyush Goyal offered heartfelt prayers at Mumbai's iconic Lal Bagh Chowraha during the Ganesh Chaturthi 2025 celebrations. Speaking to reporters, Goyal said, "Today I am very blessed. I consider myself very fortunate to have the darshan at the Lal Bagh Chowraha. The Ganpati here has its own zeal and faith." He added that every year he seeks blessings from Ganpati Bappa to serve the nation better. Calling Lord Ganesha Vignarata, the remover of obstacles, Goyal prayed for continued blessings on the country and the world. His visit highlighted the spiritual significance of the festival, which draws millions of devotees to the pandal each year. आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। गणपति बापा के दर्शन लालबाग का राजा में करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। लालबाग के राजा के गणपति जी का एक अपना जोश है, भव्यता है, आस्था है और हर वर्ष मुझे बापा के यहाँ पे आशीर्वाद मिलते हैं, जिससे मैं और अच्छी तरीके से देश की सेवा कर सकूं। मेरा परिवार भी सुख समृद्धि में रहता है और 140 करोड़ भारतवासियों का परिवार भी सुख समृद्धि में प्रगति करे, देश विकसित भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़े और दुनिया की कोई चुनौती हो उसके सामने जब तक गणपति बापा का आशीर्वाद भारत पर है, विघ्नहर्ता हमारे सब विघ्न दूर करेगा, सुख समृद्धि हर भारतवासी के ऊपर लाएंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है, अटल विश्वास है। गणपति बापा देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम जैसे छोटे उनके अनुयायियों को सदैव आशीर्वाद दे, सभी लोगों के जीवन में, सभी श्रद्धालुओं के जीवन में गणपति बापा का आशीर्वाद बना रहे, ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। गणपति बापा के दर्शन लालबाग का राजा में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। लालबाग के राजा के गणपति जी का एक अपना जोश है, भव्यता है, आस्था है और हर वर्ष मुझे बापा के यहाँ पे आशीर्वाद मिलते हैं, जिससे मैं और अच्छी तरीके से देश की सेवा कर सकूं। मेरा परिवार भी सुख समृद्धि में रहता है और 140 करोड़ भारतवासियों का परिवार भी सुख।
Torrential rains have wreaked havoc in Jaijaun village, Hoshiarpur district, Punjab, leaving vehicles stranded in thick mud and disrupting daily life. The downpour, part of a larger monsoon surge across the region, has caused widespread flooding, especially in areas near the Beast River. Over 1,000 people have been rescued from flood-affected zones, with the 64 villages inundated, including parts of Tanda and Mukerian subdivisions. Farmlands have been submerged, damaging crops like paddy and sugarcane, while several Kacha houses have collapsed. Relief camps have been set up and authorities are maintaining round-the-clock vigil along embankments to prevent breaches. The situation remains tense, with the local residents navigating knee-deep water and slush. Jaijaun, like many villages in the region, is grappling with the aftermath of nature's fury. Congress leader Rahul Gandhi addressing public in final day of voter Adhikar Yatra in Patna, Bihar. Let's watch the live. राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, तमाम अलायंस के तमाम नेता यहां तशरीफ लाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे बिहार से यहां लोग आए, बिहार के कोने कोने से इस यात्रा में लोग शामिल हुए और जिस जोश और जज्बे के साथ इस यात्रा में आप लोगों ने शमूलियत की, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। Minister Nitin Nabin criticized Congress leader Rahul Gandhi and RJD's Tejasvi Yadav for abandoning their proposed rally in Patna. He claimed Rahul was seen walking the streets promising a mass gathering at Gandhi Maidan. Congress had officially sought permission for a rally on the 20th, which the government approved. However, Nabin alleged that the poor public response forced the leaders to reconsider. He said that the DO backed out due to their limitations and lack of grassroots support. Instead of the rally, they now plan to hold a protest march through the city. Nabin accused them of failing to earn the trust of Bihar's people. He called the move a face-saving tactic. Ahead of the elections, the India Bloc's voter outreach strategy appears to be under pressure. राहुल गांधी जी पटना की सड़कों पे तो कहे थे कि रैली करेंगे। 20 तारीख को कांग्रेस के लोगों ने परमिशन मांगा रैली करने के लिए, सरकार ने परमिशन दे भी दिया, पर जनता का समर्थन नहीं मिलता देख और क्षमता की कमी के कारण राहुल तेजस्वी भाग खड़े हुए गांधी मैदान में रैली करने के नाम पर और अब एक जुलूस निकालकर यहां प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो जनता का विश्वास नहीं मिला, जनता का साथ नहीं मिला, उनके मुद्दों से जनता नहीं जुड़ पाई। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि रैली करने के लिए आगे बढ़े थे पर हिम्मत नहीं जुटा पाए, रैली को परिवर्तित कर दिया जुलूस में। कहीं ना कहीं कांग्रेस की अकर्मण्यता, असफलता और जनता का विश्वास उनको नहीं मिला, साथ नहीं मिला, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। राहुल गांधी जी पटना की सड़कों पे तो कहे थे कि रैली करेंगे।
20 तारीख को कांग्रेस के लोगों ने परमिशन मांगा रैली करने के लिए। सरकार ने परमिशन दे भी दिया, पर जनता का समर्थन नहीं मिलता देख और क्षमता की कमी के कारण राहुल तेजस्वी भाग खड़े हुए गांधी मैदान में रैली करने के नाम पर और अब एक जुलूस निकालकर यहाँ प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो जनता का विश्वास नहीं मिला, जनता का साथ नहीं मिला, उनके मुद्दों से जनता नहीं जुड़ पाई। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि रैली करने के लिए आगे बढ़े थे पर हिम्मत नहीं जुटा पाए, रैली को परिवर्तित कर दिया जुलूस में। कहीं ना कहीं कांग्रेस की अकर्मण्यता, असफलता और जनता का विश्वास उनको नहीं मिला, साथ नहीं मिला, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। राहुल गांधी जी पटना की सड़कों पे तो कहे थे कि रैली करेंगे। 20 तारीख को कांग्रेस के लोगों ने परमिशन मांगा रैली करने के लिए। सरकार ने परमिशन दे भी दिया, पर जनता का समर्थन नहीं मिलता देख और क्षमता की कमी के कारण राहुल तेजस्वी भाग खड़े हुए गांधी मैदान में रैली करने के नाम पर और अब एक जुलूस निकालकर यहाँ प्रदर्शन करना चाहते हैं। BJP MLA S.R. Vishwanath responded to allegations surrounding the Dharmasthala mass burial case, stating that false claims have been made against the Manjunath Dharmasthala area. He emphasized that the issue is being politicized unnecessarily and announced a peaceful procession to express solidarity. Vishwanath claimed that over 1 lakh people were expected to participate, asserting that the gathering was not politically driven. The case involving serious allegations of mass graves and misconduct is under investigation by a special investigation team. Authorities continue to examine evidence and testimonies. Vishwanath's remarks come amid a growing public attention and controversy, with calls for transparency and justice from various quarters across Karnataka. इनसे मंजुनाथ धर्मस्थल क्षेत्र का ऊपर कुछ लोग गलत अंजाम लगाया था, उसका बारे में भारतीय जनता पार्टी विधान सौदा में उधर ही हम कुछ एमएलए लोग बात किया था। बाद में हर क्षेत्र से हमारा भाजपा कार्यकर्ता एमएलए के साथ धर्मस्थल चलो ऐसा करके बहुत लोग हर रोज आने के लिए शुरू किया था। बाद में हमारा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष BY विजेंद्र और हमारा नेता लोग बैठ के एक समावेश करने के लिए, धर्मस्थल चलो एक समावेश करने के लिए हम डिसाइड कर दिया था। तो ये आज 1 बजे को बहुत बड़ा प्रोसेशन में जाके हमारा धर्मस्थल में एक बहुत समावेश करने के लिए डिसाइड किया था। कल से बहुत लोग आ चुका है। अभी सुबह आने के लिए बहुत हजारों लोग आने के लिए चालू किए। मेरा ख्याल से 1 लाख का ऊपर लोग इधर जमा हो जाएगा। फिर हमारा पूरा MP लोग, MLA, MLC, XMLA नेता लोग पूरा लोग इधर आया है। इधर कुछ पॉलिटिक्स नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इरादा ऐसा है, देश का बारे में और धर्म का बारे में, ऐसा धर्म केंद्र के विरुद्ध षड्यंत्र करने का समय हर समय में भी भारतीय जनता पार्टी का आवाज पहले आ चुका है। ऐसा आवाज 15 दिन से हम चालू किया है। आज का वो बहुत बड़ा फंक्शन का होने के बाद एक संदेश देने के लिए हम डिसाइड किया है। ये दिन का बाद हमारा राज्य में ऐसा धर्म केंद्र का ऊपर, मठ मंदिर का ऊपर ऐसा अंजाम लगाने का और लोग क्या है वो रोकने के लिए, एक संदेश देने के लिए ये बहुत बड़ा प्रोग्राम। Prime Minister Narendra Modi, hailed by JP State President Dilip Kumar Jaiswal as the world's most popular leader and India's successful Prime Minister, is set to visit Purnia on September 15 for the inauguration of the newly developed Purnia Airport. This significant event is being described as a gift to the people of the border region, promising enhanced connectivity and economic growth for the area. The inauguration marks a major milestone for Bihar, especially for the Kosi region, which has long awaited improved infrastructure. Modi's visit is expected to include the launch of several development projects, reinforcing the government's commitment to regional progress and national integration. दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन पूर्णिया की धरती पर 15 सितंबर
को होने जा रहा है। और 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी यहाँ से पूरे सीमावर्ती क्षेत्र के अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जिला के लोगों को संबोधित करेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का सौगात देंगे और इसके साथ साथ 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही और बिहार के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे और उस दिन पूर्णिया का एयरपोर्ट का जो है सौगात सीमावर्ती क्षेत्रवासियों को मिलेगा और साथ ही प्रत्येक परिवार में एक महिला, प्रत्येक परिवार के महिला को 10,000 रुपया उसके अकाउंट में भेजने का भी काम किया जाएगा और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सीधा 10,000 रुपया उसके अकाउंट में पूरे बिहार के महिला के अकाउंट में भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ बिहार के लिए और भी बहुत सा सौगात मिलने वाला है। प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं बिहार के लिए, विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी आते हैं। लोगों को कभी कभी मिर्ची भी लगता है कि इतना ज़्यादा प्रधानमंत्री जी विकास का काम या सौगात क्यों दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए। उनको ये भी खराब लगता है कि प्रत्येक घर में महिला के 10,000 रुपया, अभी तक माए बहन बोल रहे थे 2,500 कि सरकार बनेगा तो 2,500 देंगे। हम लोग 4 महीना एडवांस कर देते हैं महिलाओं को और 10,000 रुपया हम लोग जो है सीधा महिलाओं के अकाउंट में देंगे कि जो सरकार है वो अभी ये 4 महीना एडवांस दे रहा है। अब आएगा तब आएगा कि नहीं आएगा, आना है ही नहीं तब। Lok Sabha Speaker Om Birla was warmly received in Rajasthan following the central government's approval for the Kota Bundi Greenfield Airport. The project aimed at enhancing regional connectivity is expected to boost tourism, trade and the local economy. Strategically located to serve Kota's educational and industrial sectors, the airport will also benefit nearby districts in the Hadoti region. Birla, who played a key role in advocating for the project, expressed gratitude to the Ministry of Civil Aviation. The airport will be built with a modern infrastructure while reflecting Rajasthani heritage. Construction is set to begin soon, with the facility connecting Kota to major Indian cities and opening new avenues for development across southeastern Rajasthan. के बारे में भी जानना चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में आप हमको थोड़ा, फिर हम अपनी बात भी कहेंगे, लेकिन आप हमें पहले गाइड करें और आपसे अनुरोध। देश के अंदर शिक्षा के रूप में कोटा की एक नई पहचान देश में बनी। देश ने दुनिया के अंदर भी कोटा की पहचान बनी, लेकिन कई राज्यों के विद्यार्थियों को हवाई सेवा में आने के कारण बहुत मुश्किल और चुनौती होती है। और जब भी मैं किसी भी प्रदेश में जाता था तो कोटा में हवाई सेवाओं की बात बहुत जरूर करते थे। कोटा में भी आम व्यक्ति की जबान पर बात थी कि कोटा में हवाई सेवाएं शुरू होनी चाहिए, क्योंकि कोटा का कई विद्यार्थी बाहर सर्विस करने, पढ़ने भी जाता था और उन राज्यों से लोग यहाँ पर पढ़ने भी आते थे। हवाई सेवाओं की मांग बहुत पुरानी कि जो क्वालिटी है वो पूरी दुनिया देख पाए, उसमें अगर कोई एक रुकावट थी तो एयरपोर्ट के माध्यम से मैं मानता था, क्योंकि जो क्वालिटी आज की तारीख में चाहे एजुकेशन की पेडागोजी को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, क्वालिटी इंडेक्स पे अगर एजुकेशन में बात करी जाए, स्पेशली साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हम लोग जाने जाते हैं। मैं भी यहीं से पला बड़ा, यहीं से IIT का, तो मैं इस बात को जानता हूँ। पर इस बात में अगर कोई गति को रोक रहा था तो वो एयरपोर्ट था। मेरे हिसाब से बहुत खुशी का मौका है पूरे कोटा वासियों के लिए, पूरे नगर के लिए, कि ये सौगात अब कोटा को मिल गई है। That's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.